हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। सो लास्ट क्लास में हमने इतना मैटर डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने जो भी जेंडर के बारे में बच्चे को नॉलेज का पता चल जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कैसे बच्चे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड कुछ वर्ड होते हैं वो सीख जाते हैं, कैसे कुछ फिगरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उसके अर्थ को समझ लेते हैं। ठीक है, सो काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। सो उससे आगे का जो मैटर है वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी तो पहले आप कल की क्लास देख लें, क्योंकि यह कल की क्लास का सेकंड पार्ट है। ठीक है, जो नए कैंडिडेट हमारे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मीन्स यह सुजेशन है कि पहले वो कल की क्लास देख लें, जो हमने कल मैटर डिस्कस किया था, कल चैप्टर डिस्कस किया था। ठीक है, सो कल हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाषाई नियमों को समझना। आज हम यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशल। सो आप पहले कल की क्लास देख लो ताकि चीजें आपको समझ आ जाएगी। सो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, पठन पूर्व और लेखन कौशल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि भाई पठन पूर्व से मतलब क्या है। इसको बोलते हैं प्री रीडिंग। ठीक है, पठन पूर्व को बोलते हैं प्री रीडिंग, मीन्स रीडिंग से पहले, और लेखन पूर्व को बोलते हैं प्री राइटिंग, मीन्स राइटिंग से पहले। सो मेनली जो यह एज होती है जो कि बच्चे आगे जाकर के अब पढ़ना और लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे इस एज में बच्चों को कुछ कौशल सीखने होंगे पढ़ने और लिखने से रिलेटेड। ठीक है, पढ़ने और लिखने से रिलेटेड। वैसे तो पहले हमने एक अवस्था की थी स्क्रिबलिंग, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लासेस में स्क्रिबलिंग एक टर्म की थी, जिसका मतलब होता है कि जब बच्चे आड़ी टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस वगैरह या कुछ सिंबल वगैरह अपने ही हाथों से या किसी भी चौक से या किसी मीन्स किसी भी तरीके की ऐसी कलम से कि वह अपने टेढ़ी मेढ़ी लकीरों का यूज कर रहे हैं, लकीरें यूज कर रहे हैं जिसमें कुछ भी वह अपनी मर्जी से बना रहे हैं। ठीक है, तो वो एक स्क्रिबलिंग होती है। तो स्क्रिबलिंग जो राइटिंग है उसकी पहली अवस्था है, प्री स्टेज मानी जाती है। उसकी जो स्क्रिबलिंग है वह पहली अवस्था मानी जाती है राइटिंग की। सो टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को तो बनाना उन्होंने सीख ही लिया था, तो यहीं से हम स्टार्ट करने हैं। अब भी मतलब कि पढ़ने से पहले और लिखने से पहले बच्चों में और कौन कौन से कौशल आने चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास देखो कह रहे हैं पढ़ने और लिखने के कौशल शाला पूर्व वर्षों में ही रूप ग्रहण करने लगते हैं। मीन्स अब यहाँ पे एक जो इसकी यह एक स्किल है जो भी लिखने का और पढ़ने का, तो यहाँ पे जो भी उसका फॉर्मेशन है वो यहाँ पर बच्चों में बन रही है। यही वे वर्ष होते हैं, कह रहे हैं, जब बच्चे लिखने पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, और शाला पूर्व बच्चों को अपने प्राय कह रहे हैं दीवार पर, जमीन पर, रेत में, कागज पर या अपनी हथेली पर अपना नाम लिखते हुए देखा होगा। चाहे उसका कोई मीनिंग ना लिखता हो निकलता हो, बट वह कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश वहां पे जरूर कर रहे हैं। कह रहे हैं अब उन्हें कहानी सुनने में मजा नहीं आता बल्कि वह कहानी को पढ़ने में भी रुचि रखते हैं। हालांकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई इस एज की अगर बात करें, यह है 3 से लेकर के 6 वर्ष तक, तो लगभग 5 या 6 वर्ष की अगर हम बात करें, 5 या 6, ठीक है, 5 या अगर हम 6 वर्ष की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों को कुछ जो हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है उसके जो भी कुछ अक्षर होते हैं, जो भी कुछ मीन्स बनावट होती है, स्ट्रक्चर होती है, सिंबल होते हैं लैंग्वेज के, वो थोड़ा बहुत लिखने और उसको उनका मीनिंग समझने लग जाते हैं। ठीक है, 5 और 6 वर्ष की बात करें, क्योंकि अब वह फॉर्मल एजुकेशन में यहाँ तक प्रवेश कर जाते हैं लगभग बच्चे 5 या 6 वर्ष में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि भाई इस एज में बच्चे कह रहे हैं कहानी को सुनने में उन्हें मजा नहीं आता, जहाँ पे कहानी पढ़ने में भी वह इंटरेस्ट लेते हैं। कह रहे हैं आपने शायद यह भी देखा होगा कि जबकि वे अपनी ठीक तरह से पढ़ भी नहीं पाते, फिर भी कहानी की किताब लेकर के उसकी तस्वीरों के अनुसार वह अपने मन से कुछ कहानियां बना लेते हैं। मीन्स चाहे यहाँ पे उसको पढ़ना नहीं आता लेकिन वह कहानी को जब देखते हैं, कोई भी किताब उठाते हैं कहानी की, तो उसमें जो भी पिक्चराइजेशन होती हैं, तो उन पिक्चर्स को देख करके बच्चे क्या है कि कहानियों को गढ़ लेते हैं, अपनी मन गढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। ठीक है, सैर पर अगर बच्चे जाते हैं, जब किसी मार्केट में जाते हैं बच्चे अपने बड़ों के साथ, अपने माता पिता के साथ, तो कह रहे हैं वहां पे दुकानों पर वह नाम देखते हैं, पोस्टर देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो छपे होते हैं, विज्ञापन, गाड़ियों के नंबर देखते हैं, तो आदि को ध्यान से देखते हैं और धीरे धीरे पढ़ते हुए आपने देखा होगा। कह रहे हैं टेलीविजन, मैगजीन हो गया, अखबार हो गए, लिफाफे हो गए, वहां पर भी जो भी कुछ शब्द अक्षर लिखे होते हैं उनको भी वे पढ़ने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पे बच्चों को मीन्स बच्चों के कुछ स्किल हैं जो विकसित हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि बच्चे जो शाला पूर्व बच्चे हैं मीन्स 3 से लेकर के 6 वर्ष के, तो यह कह रहे हैं इसका प्रतीकों का भी प्रयोग, तो
सिंपली हमने यह पहले भी डिस्कस कर लिया है कि सिंबल का प्रयोग करने लगे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं अब है किसी वस्तु, विचार या संकल्पना को बताने के लिए वृत्त वगैरह जो सर्कल होता है, ठीक है, वर्ग स्क्वायर होता है, जो ट्रायंगल हो गया, तो इन चीजों को वह क्या है बना सकते हैं, इनको एक शेप दे सकते हैं किसी आकृतियों को दर्शाने के लिए, ठीक है। अगर जैसे हम किसी बच्चे को कहते हैं कि भाई आपने बॉल देखी है तो वह किस तरीके की होती है, तो वह इस तरीके की शेप दे सकते हैं कि भाई बॉल इस तरीके की होती है, ठीक है। तो यही होता है कि उसमें सिंबॉलिकल जो थिंकिंग होती है, जहाँ लिखने के जो प्रतीक होते हैं, ठीक है, लिखने के यह प्रतीक हैं, यह लिखने के प्रतीक हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के चिन्हों को वह यूज करने लग जाते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ उनके स्किल्स दिए गए हैं जो कि बच्चों में आ जाते हैं ताकि उन्हें आगे जाकर के लिखने और पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो कह रहे हैं उनकी आंखों की गति पर जो नियंत्रण है, मीन्स कंट्रोल है उनका अपनी आंखों पर, वो हो जाता है, क्योंकि आंखें पढ़ने की क्रिया में कह रहे हैं आंखों की तेजी से गति करना जरूरी होता है। कह रहे हैं क्राइन, चौक या पेंसिल और किताबें पकड़ना और पन्ने इत्यादि को पलटने के लिए जो भी उनकी उंगलियां होती हैं, उनकी कलाइयां होती हैं, उस पर उसका कंट्रोल हो जाता है। आकारों में बहुत ही सूक्ष्म भिन्नता, जैसे कि भ को समझना और म को समझना, ठीक है, इस तरीके की जो शेप होती है हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, जहाँ वर्ग को समझना और चतुर्भुज को समझना, ठीक है, इस तरीके की जो शेप होती है वो पहचान करने लग जाते हैं। जहाँ पे कह रहे हैं ध्वनियों को भिन्न भिन्न आकारों से संबंध कर पाते हैं, ध्वनियों की उपयुक्त मिश्रण करके वह उनका सही उच्चारण कर पाते हैं, जैसे कि रू, ऊ आदि और क्रमश रुई और कुआं या रुक और कुर्सी जैसे शब्द बना पाते हैं। अंश से पूरे के संबंध को समझ पाना, यानी कि अंश का मतलब होता है पूरा एक थोड़ी एक हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म, इसको हम सूक्ष्म कह सकते हैं कि सूक्ष्म से स्थूल, मीन्स छोटी चीजों से बड़ी चीजों की ओर जाना, ठीक है। तो यही है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज में क्या संबंध है उसको समझ पाते हैं बच्चे। जहाँ पे अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय के अर्थ को वह समझने लग जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि किसी भी अक्षर या शब्द को चाहे किसी भी रंग या आकार में लिखा जाए तो उस अक्षर का जो मीनिंग रहता है या साउंड रहता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया क, है ना, तो ये एक साउंड लिख दिया मैंने क, और इसी को अगर हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करके लिख देंगे, जैसे कि इस कलर में लिख दिया या हम यहाँ पे इसको इस कलर में लिख देते हैं, है ना, तो यहाँ पे बच्चों को पता होता है कि भाई चाहे उसका कलर है जो भी, वो चाहे अलग अलग है, जो भी इसका कलर है, चाहे इसका हमने अलग अलग कलर ले लिया, बट इसका जो साउंड है और इसका जो सिंबल है, चिन्ह है, जो प्रतीक है वो सेम रहेगा, वो समान रहेगा, वो कभी भी बदलेगा नहीं, ठीक है। तो यह जो अपरिवर्तनीय योग्यता है यह बच्चों को में आ जाती है। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि पर्याप्त समय के लिए कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाना, मीन्स बच्चे क्या है कि जो भी वह एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उन पर कंसंट्रेशन कर सकते हैं, उन पर कंसंट्रेट करने की योग्यता है वह बच्चों में आ जाती है। वस्तुओं और घटनाओं को याद रखना और उनको क्लासिफाई करना लगभग 6 वर्ष तक बच्चों में ये चीजें विकसित होने लग जाती हैं। दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसी संकल्पनाएं होती हैं, मीन्स जिसको हम स्पेशल एबिलिटीज बोल सकते हैं, तो यह भी बच्चों में आ जाती है, ठीक है। सो ये कुछ योग्यताएं थी जो बच्चों में आ जाती है ताकि बच्चे भाषा जो है उसको उसको लिखने और पढ़ने की जो स्किल है वो विकसित हो सके। इसके बाद हमारे पास आया है जी नेक्स्ट टॉपिक, भाषा का प्रयोग, ठीक है। तो भाषा का प्रयोग में जो हमारे पास नियम होते हैं, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जो भी हमने वीडियो का 15 पार्ट किया था, वीडियो का 15 पार्ट, ठीक है, तो उसमें हमने यह चीज पढ़ी थी कि 1 से लेकर के 3 साल के बच्चे किस प्रकार भाषा का प्रयोग करते हैं। तो 1 से लेकर के 3 साल के बच्चों की बात करें तो कह रहे हैं वह भाषा की सहायता से अपनी आवश्यकताओं और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, निर्णय भी लेते हैं और क्वेश्चनिंग भी करते हैं, अपनी क्रियाओं को भी वह निर्देशित करते हैं। तो हमने ये भी चीज की थी कि अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बच्चा अपने आप से जब बातें करता है, अपने आप से बातें करना मीन्स स्वयं बच्चा जब बातें करता है तो उसको बोलते हैं कि वह अपनी क्रियाओं को निर्देश दे रहा है, जो भी वह करना चाह रहा है उसको वह इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं इसको हम देख लेते हैं।
कह रहे हैं शाला पूर्व बच्चों की लगभग सभी क्रियाओं में बातचीत शामिल होती है। तो यहाँ पे जो भी शाला पूर्व बच्चे होते हैं, जो भी वह मीन्स एक्टिविटी करते हैं, तो उनकी जो भी एक्टिविटी है, तो उन एक्टिविटी में उनकी भी यहाँ पे बातचीत शामिल होती है। खेलते हुए भी बच्चे अपने द्वारा की जाने वाली क्रिया के बारे में अपने आप यहाँ पे बोलते हैं और टिप्पणी करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ी सी इसमें चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शुरू-शुरू में जब बच्चे पहले बोलना सीखते हैं, तो प्रत्येक क्रिया के बाद टिप्पणी करते हैं, क्योंकि 2 वर्षीय बालिका एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, ये हमें पता है। यदि 2 वर्षीय बालिका कुछ कर रही होती है, तो वह वयस्क उसे कुछ निर्देश देते हैं, तो उसका ध्यान उस कार्य से बंट जाता है। अर्थात एक समय पर वे एक ही चीज पर ध्यान देते हैं। जैसे कि कोई बच्ची है, ठीक है, वह कोई भी एक्टिविटी कर रही है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी कर रही है, जैसे कि वह हम सिंपली कह सकते हैं कि अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है कोई भी बच्ची, तो यह उसकी एक्टिविटी है। लेकिन जब कोई उसके फादर ने या उसके पिता ने या केयर गिवर ने उसको ये कहा कि गिलास लेकर के आओ या कप लेकर के आओ, है ना, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी कर रही थी, तो जब वह इस इंस्ट्रक्शन को सुनती है तो वह कप लेने चली जाती है, तो उसके बाद इस कार्य की ओर उसका ध्यान मीन्स क्या हो जाता है, मीन्स ध्यान खत्म हो जाता है। वह भूल जाती है कि इससे पहले वो क्या कार्य कर रही थी, मीन्स क्या एक्टिविटी कर रही थी। तो कप लाने की एक्टिविटी के बाद वह कुछ और कार्य करने लग जाती है, मीन्स कुछ और एक्टिविटी करने लग जाती है। तो यही चीज है कि उनका ध्यान बंट जाता है, अर्थात एक समय में वे एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों के लिए ऐसा कर पाना कठिन नहीं होता, कह रहे हैं कि जब वे वयस्कों के निर्देश को खेलते या कुछ करते हुए सुन सकते हैं, तो उसका ध्यान भी भंग नहीं होता। तो बाद में कह रहे हैं, बाद में यानी कि शाला पूर्व अगर बच्चों की बात करें, तो इसके बाद ये चीजें उनके लिए कठिन नहीं होती। यानी कि अगर बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है और इसके साथ साथ अगर कोई उसे कोई और कार्य करने को कहता है, तो बच्चे उस एक्टिविटी के साथ साथ दूसरा कार्य भी कर देते हैं और फिर उसी एक्टिविटी में लग जाते हैं, यानी कि उनका ध्यान बंटता नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्रिया के साथ साथ मौखिक निर्देशों का एकीकरण बच्चों को अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए भाषा के प्रयोग की योग्यता की ओर अग्रसर करता है। तो यहाँ पे ये भी अब बात आई है कि भाई जो भी बच्चे एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ वह कुछ बोल करके अपने आप को निर्देश दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यह निर्देश क्या है, जो अपने आप को ही यानी कि एक्टिव रखने के लिए वह अपने आप को निर्देश दे रहे होते हैं, और यह आगे जाकर के भाषा के विकास को बढ़ावा देता है। कह रहे हैं हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि पढ़ चुके हैं कि 1 से लेकर के 3 साल के बच्चे अपनी क्रियाओं को इंस्ट्रक्ट करने के लिए या निर्देश देने के लिए एक निजी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हमने उसकी प्राइवेट स्पीच के बारे में पढ़ा था प्राइवेट स्पीच, अगर आपने लास्ट क्लासेस देखी हैं। तो यहाँ पे जो प्राइवेट स्पीच है, वो इस स्पीच को ऊंचे ऊंचे स्वर में बोल करके मीन्स कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, वो ऊंचे स्वर में बोलते हैं, जो यह प्राइवेट स्पीच हमने यहाँ पे मानी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लगभग 4 या 4.5 वर्ष के होने पर बच्चे इस अवस्था के अंत तक इस भाषा में अभियांत्रीकरण, ठीक है। तो इस चीज को आप मैं समझा दूंगा कि अभियांत्रीकरण होता क्या है, कि अभियांत्रीकरण करने लगते हैं। अब कुछ अभियांत्रीकरण, अब यहाँ पे भी आप समझ जाओगे, कह रहे हैं अब वे जो भी कुछ करते हैं मीन्स एक्टिविटी करते हैं, तो एक्टिविटी करने पर अपने आप को जो निर्देश दे रहे होते हैं उसमें वह ऊंचा नहीं बोलते, ठीक है। मीन्स जहां पे वह अपने मन में ही बातें करते हैं, मन में बातें करना, और आगे जाकर के ये मन की बातें आगे जाकर के विचार बन जाती हैं, ठीक है। ये क्या बन जाती हैं, विचार, ठीक है। सो यहाँ पे इसी चीज को बोलते हैं अभियांत्रीकरण, ठीक है। सो कई बार ये टर्म आ जाए कि भाई अभियांत्रीकरण होता क्या है, ठीक है। तो जस्ट आपने याद रखना है कि भाई जब बच्चे अपने अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, और एक्टिविटी करते समय जब है अपने मन में ही, ठीक है, ऊंचे स्वर में नहीं, मन में ही कुछ ना कुछ अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, ऊंचा नहीं बोलते, तो उसको बोलते हैं अभियांत्रीकरण करना। तो कह रहे हैं 8 से 9 वर्ष होने पर जो यह अभियांत्रीकरण की निजी भाषा है, यह उसका विचार बन जाते हैं, ठीक है। तो यह मीन्स जो उसकी मन की भाषा है, यह उसके आगे थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं भाषा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारे इसके द्वारा हम अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर भी केंद्रित कर पाते हैं, और जो भी अपने विचार होते हैं, धारणाएं होती हैं, संवेग होते हैं, इच्छाएं होती हैं, जरूरतें होती हैं, ठीक है, उसके बारे में दूसरों को हम क्या है एक्सप्रेस कर पाते हैं, बता पाते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी लोगों से जान पहचान भी बढ़ती है, और हमारा जो मीन्स सोशलाइजेशन होता है, हम यह कह सकते हैं कि लैंग्वेज के कारण हमारा जो सोशलाइजेशन हो रहा है, हम समाज में स्वयं को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एडजस्टमेंट यहाँ पे हो सकता है, सॉरी होता है लैंग्वेज के द्वारा, ठीक है। तो किसी
वार्तालाप को मीन्स कन्वर्सेशन को शुरू करने और जारी रखने के लिए शाला पूर्व जो बच्चे होते हैं वह विभिन्न टेक्निक्स का भी प्रयोग करते रहते हैं। उसके बाद सिंपल है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कि भाषा को कुछ प्रभावित करने वाले कारक। सो सिंपली हमने कह रहे हैं पिछली जो क्लासेस में भी ये चीज डिस्कस की है कि जो अनुवंशिकता और परिवेश है मीन्स हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है जो, तो ये इसकी भूमिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसका रोल होता है कोई भी एस्पेक्ट हो डेवलपमेंट का, कोई भी एस्पेक्ट हो तो ये दोनों चीजें उसको प्रभावित ही करेगी। तो यहाँ पे लिखा है कि अनुवंशिकता और परिवेश मीन्स हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की परस्पर अंतक्रिया द्वारा ही विकास के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जो डेवलपमेंट के अलग अलग डिमेंशंस होते हैं, चाहे वो संज्ञानात्मक हो मीन्स कॉग्निटिव, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे सोशलाइजेशन हो, चाहे इमोशन से रिलेटेड हो, तो जो भी क्षेत्र है वह प्रभावित होता है किससे, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से। और हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसका संबंध एक थ्योरी से है जिसका नाम है नेचर एंड नर्चर थ्योरी, ठीक है, नेचर एंड नर्चर, इसको नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी भी बोल देते हैं, ठीक है। नेचर किसको रेफर करता है, हेरिडिटी को, और नर्चर किसको रेफर करता है, एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे याद रखोगे। इसके बाद हमारे पास कुछ आया है कि भाषाई विकास को बढ़ावा देना, कि कैसे हम जो भी बच्चे हैं उसकी भाषा को मीन्स बढ़ावा दे सकते हैं ताकि इजी तरीके से वह किसी भी लैंग्वेज में क्या हो जाए, बोलने को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए वह एबल हो जाए बच्चे को, ठीक है। तो हमारे पास कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि सक्रिय रूप से बोलने और सुनने के दौरान बच्चे भाषा का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। जिन बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है और उनसे उनकी बातचीत को ध्यान से सुना जाता है, जहां उनसे बेहतर भाषाई योग्यता मीन्स वे बच्चे अच्छे तरीके से कोई भी लैंग्वेज एबिलिटी है उसको शो कर सकते हैं। अपनी भाषाई विकास को बढ़ावा देने वाले कारकों के बारे में हमने पीछे पढ़ा हुआ है। मीन्स किस तरीके से जो भाषाई कारक हैं, जो जैसे कि ये कारक ही है तो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जैसे कि अनुवंशिकता हो गया, ठीक है, और हमारा इन्वायरमेंट हो गया। सो इन्वायरमेंट में हमारा परिवार आ जाता है, तो परिवार के साथ इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। समाज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा समाज हो गया, स्कूल हो गया, है ना, बच्चे का, और बच्चे का स्कूल के साथ साथ जो भी मीन्स समाज में उसके वयस्क उसके साथी हैं, तो वो भी कैसे ना कैसे करके लैंग्वेज को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इनके द्वारा मीन्स भाषा को बढ़ावा भी मिलता है, ठीक है। बच्चे अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन करना सीखते हैं। कह रहे हैं बच्चों को भी मुक्त रूप से बोलने के अवसर देने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आप बच्चे की भाषा को बढ़ाना चाहते हैं तो वह स्वतंत्र रूप से बोलने के उन्हें अपॉर्चुनिटीज दें बच्चों को। जो भी बच्चे बोलते हैं उनको अच्छे तरीके से आपको सुनना पड़ेगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि उनकी बातों को आप इग्नोर करें। कह रहे हैं उनको अपनी पसंद के विषय पर बातचीत करने से रोकना नहीं चाहिए। जो भी बच्चे बोल रहे हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, तो उसको आप रोके ना, मीन्स उसको मना न कर दें, ठीक है। बच्चों द्वारा कह रहे हैं कुछ पूछे गए प्रश्न होते हैं तो उनको ध्यान से सुनना चाहिए, और जो भी आपको समुचित जानकारी होती है तो उसको जानकारी आप प्रोवाइड करें, तो इससे बच्चों की भाषा का विकास होता है, ठीक है। सो ये तो सिंपल है। इसके लिए तो आप काफी मीन्स पॉइंट हैं वो सोच सकते हो, जैसे कि शाला पूर्वक बच्चे होते हैं जो वह फैंटेसी अभिव्यक्त मीन्स काल्पनिक चीजों को अभिव्यक्त करते हैं, तो इन काल्पनिक चीजों को आप इग्नोर मत करें। जैसे कि मेरा कुत्ता तो बस जितना बड़ा है, ठीक है, तो मीन्स इस तरीके की चीजें सोच रहे हैं तो इनको आगे आपको बढ़ाना चाहिए। मीन्स इस तरीके की भाषा को इग्नोर मत करना चाहिए अगर बच्चे बोलते हैं। जैसे कि बच्चे अगर प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो उनके प्रश्नों का आंसर आपको देना पड़ेगा। मुझे तो कल एक पुलिस वाला मिला था, उसने मुझे एक टॉफी दी, तो इस तरीके से मीन्स जो बच्चे हैं वह अगर बातचीत करते हैं आपसे तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। जब भी वह अपना सेंटेंस समाप्त करते हैं तो उसको समाप्त करने के बाद आप अपना कुछ सेंटेंस या अपना कुछ आंसर दें ताकि बच्चों को कुछ और सीखने को मिले। ऐसी सामाजिक संपर्क बनाने और उन्हें जारी रखने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रही है बच्चे की, अपनी जो भी उसका छोटा भाई है यह तो उसको कह रही है कि दूध पीना है, मम्मी को बुलाती हूँ, है ना। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी कर रहे हैं यह यही दर्शाता है कि बच्चे लैंग्वेज को बोलते हैं, सॉरी लैंग्वेज का विकास करते हैं। वर्गीकरण करने के लिए जैसे कि यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज होती हैं कि तुम छोटे हो तो तुम छोटा पत्थर लो, मैं बड़ा पत्थर लूंगा। मीन्स यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन की जा रही है चीजों की, कि जो बड़ा व्यक्ति है वह बड़ा, जब बड़ा बच्चा है वह बड़ा पत्थर
को होल्ड कर सकता है, और तो तुम छोटे हो तो तुम छोटे पत्थर को होल्ड करो, है ना। तो यहाँ से क्या है, कुछ ऐसी एक्टिविटी से हम कह सकते हैं कि भाई लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सकता है। बाल्यकाल में नेक्स्ट टॉपिक है, बाल्यकाल में कैसे भाषा संबंधी जो समस्याएं हैं विकसित होती है। सो सॉरी, समस्याएं कैसे आती हैं। तो कुछ समस्याएं हो सकती है सिंपली, कई बार तो देखो कि जन्म से ही बच्चे में कुछ विकार होते हैं, तो कुछ उसके माउथ ऑर्गेनल्स की बात करें, जो कि हमारे बोलने से रिलेटेड कुछ माउथ ऑर्गेनल्स होते हैं, कुछ मुंह में अंग होते हैं, तो जो कई कारणों से मीन्स डिफेक्ट हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आवाज है, ठीक है, वो बाधित हो जाती है बच्चों की। तो यहाँ पे वही चीज हमारे पास हम चीजें डिस्कस करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से कह रहे हैं समस्या उत्पन्न होने के तीन कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। अगर बालिका की श्रवण शक्ति नहीं है, मीन्स अगर उसके पास सुनने की शक्ति नहीं है, कोई भी बच्चा है या बच्ची है, अगर वह कह सकते हैं कि वह सुन ही नहीं पाती, उसके कानों में कुछ ना कुछ विकार है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी स्पीच साउंड है उसको भी वह फिर क्या है उत्पन्न नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई उसने कभी आवाज को सुना ही नहीं है। तो अगर वह सुनेगी नहीं या सुनेगा नहीं तो बोलेगा कैसे, ठीक है। बालिका के स्वर यंत्र जो होते हैं, जैसे कि नासिका नली हो गया, उसकी जीवा हो गई, मीन्स टंग हो गई, तो यदि उसमें कोई विकार होता है या कोई मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है, माइंड में कुछ ना कुछ विकार हो जाता है या क्षति हो जाती है, तो तब भी क्या है, ध्वनियां उत्पन्न करने में वे असमर्थ हो सकते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं संवेगात्मक समस्याएं भी कुछ उत्पन्न हो जाती है, कई बार भाषा समझने और बोलने में इंटरफेयर करती है। संवेगात्मक समस्याएं मतलब कि कई बार बच्चे ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, तनाव में रहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, तो कई कई बार बच्चों की भाषा को बाधित कर देती है। कह रहे हैं बालिका की शल्य चिकित्सा के द्वारा, जो भी बच्चा है इस तरीके की अगर उसको समस्या हो रही है, तो उसको शल्य चिकित्सा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको मीन्स उपचार उसका कर सकते हैं। श्रवण कुछ यंत्र होते हैं, जैसे कि हियरिंग एड्स हो गया, ठीक है, तो उसकी सहायता से हम बच्चों को जो भी आवाज है उसको सुना सकते हैं। कुछ बाक चिकित्सा कह रहे हैं, स्पीच थेरेपी होती है, जहाँ संवेगात्मक समस्याओं से निपटने में बच्चों की सहायता करके हम क्या है उसकी भाषा को प्रमोट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक समस्या हमारे पास और आई है, जैसे कि हकलाना, यहाँ पे कह रहे हैं हकलाना जो है यह भी एक महत्वपूर्ण सॉरी मतलब कि एक समस्या है जो कि बच्चों की भाषा को प्रभावित करती है, उसकी भाषा को विकसित करने से कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती है। तो कह रहे हैं कुछ मामलों में हकलाने को दो तरीके से बोला गया है, कि कुछ मामलों में किसी एक व्यंजन या स्वर की ध्वनि पर कई बार बच्चे अटक जाते हैं, कि कोई एक व्यंजन को वह बोलते समय अटकते हैं, जैसे कि कोई बच्चे ल की ध्वनि को बोलते समय अटक जाते हैं या र की ध्वनि को बोलते समय अटकते हैं, ठीक है। सो एक तो ये हकलाना हो सकता है। उसके बाद कह रहे हैं अन्य मामलों में शब्द के बीच में काफी देर तक अटक जाना, जैसे कि शब्द के बीच में अटक जाना, जैसे कि वह कोई वर्ड बोल रहा है पहनावा, ठीक है, तो उसने पह बोल दिया, उसके बाद अटक करके, ठीक है, लगभग 1 सेकंड के बाद फिर बोला नावा, पहनावा, ठीक है। सो पहनावा बोलते समय वह पह बोल करके फिर एक मीन्स ब्रेक लेगा, और फिर उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेगा, फिर वह नावा बोलेगा। तो इट मीन्स इस तरीके से अगर वह किसी वर्ड में या सेंटेंस में बीच में अटकते हैं, तो यह दूसरे तरीके का अटकना हकलाना हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही प्रकार की जो हकलाहट होती है, कह रहे हैं वह इससे हम किसी भी बच्चे की जो लैंग्वेज है उससे हम पर्याप्त जानकारी नहीं ले पाते, मीन्स बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। कह रहे हैं दोनों का ही तनाव और भय और जो कि कुछ मीन्स कॉन्फ्लिक्ट्स है उससे संबंध होता है। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हकलाना कैसे उनमें ये विकार आ जाता है, तो कई बार उसका जो इन्वायरमेंट होता है, बच्चे की फैमिली होती है, तो उसमें कह सकते हैं कि वो तनावग्रस्त हो सकती है, भय कई बार आ सकता है। तो किसी तनावपूर्ण स्थिति में यह जो स्थिति है पैदा हो सकती है हकलाने की, ठीक है। सो यह एक अन्य कारण हो सकता है कि भाषा को अच्छे तरीके से बच्चा एक्सप्रेस न कर पाए, लेकिन इन चीजों को हम क्या है मुक्त कर सकते हैं, ठीक है, इन चीजों को खत्म कर सकते हैं उसकी बोलने पर प्रैक्टिस करवा करके। जो भी वह उसके स्पीच साउंड है जिस पर वह अटकता है, तो उसको समझाना पड़ेगा कि आपने अपनी जीभ को, अपनी टंग को कैसे फ्लेक्सिबल बनाना है, किस तरीके से अपनी टंग में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आनी है कि आप वो शब्द या वो वर्ड बोल दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें कुछ ना कुछ इन विकारों को खत्म भी कर सकते हैं। विकासात्मक जो विलंबना है कई बार, तो इससे भी क्या है लैंग्वेज प्रभावित होती है। कह रहे हैं कुछ बच्चों के भाषा सीखने में असामान्य रूप से देरी हो जाती है, ठीक है। मीन्स
कई बार कुछ ऐसा कारण होता है कि हमें लगता है कि बच्चा तो कोई 2 साल का हो गया और अभी भी कुछ शब्द नहीं बोलता है ना, उसके बाद वह 3 साल का हो जाता है। तो कहते हैं इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे को कम सुनाई देता हो या दिमाग में उसके हल्की सी चोट हो, या उसका परिवार का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, नेचर है, तो वो क्या है, तनावपूर्ण हो, ठीक है। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन में बच्चा पला बड़ा है, तो कह रहे हैं भाषा सीखने के लिए उन्हें क्या है कि प्रभावित हो सकती है, मीन्स भाषा उनकी बाधित हो सकती है, ठीक है। सो तनावपूर्ण वातावरण में एक से अधिक भाषा सीखने के लिए उन्हें कभी भी विवेश नहीं किया जा मीन्स विवेश किया जा रहा हो, जोर दिया जा रहा हो, तो मीन्स कहीं ना कहीं भाषा उनकी इंटरफेयर हो सकती है, भाषा बाधित हो सकती है। तो यहाँ पे ये कहा है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि बच्चा अपनी भाषा में पिछड़ जाता है, ठीक है। सो लेकिन इन चीजों को हम दूर कर सकते हैं। सो सिंपली है कि इन चीजों को दूर कैसे किया जा सकता है, जैसे कि कुछ प्रोजेक्टर होते हैं, एड्स होते हैं, है ना, तो कुछ ऐसी सामग्री हम यूज करके बच्चों की भाषा को विकसित कर सकते हैं। जो विकासात्मक विलंब है इनको दूर करना पड़ेगा, जैसे कि जो भी परिवार का इन्वायरमेंट है उसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर उसके उसके दिमाग में कोई हल्की सी उसे चोट पहुंची है, तो मीन्स क्या है, इसका उपचार करवाना पड़ेगा आपको। तो फिर कहीं ना कहीं जाकर के हम इन चीजों को सुधार करके भाषा को विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई आज का टॉपिक है जो हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ओवर होता है। तो हमने इस टॉपिक को 2 पार्ट में हमने कवर कर लिया है, ठीक है। सो आगे की क्लास में हम आगे देख लेंगे सोशलाइजेशन का जो भी टॉपिक आएगा, समाजीकरण का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे पास, ठीक है। कल की क्लास में हम उसको देख लेंगे। तो इसी तरीके से हमारा एक बार जो एनटीटी का सिलेबस है इसको हम कवर कर लेंगे, और इसको कवर करने के बाद हम जो चीजें हैं एक नोट्स बना करके लेकर के आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि वो वीडियोस हमारे पास जरूर आएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर करने में समय लग सकता है, ठीक है। उनको टाइप करना पड़ता है चीजों को। सो चीजों को टाइप करके एक अच्छे वे में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए, जो भी हमने मैटर इन क्लासेस में हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो इसको हम नए अंदाज में भी लेकर के आएंगे। उसके बाद हम जो इसका एमसीक्यू है उसकी क्लासेस लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपनी जो साइकोलॉजी का जो है सिलेबस है आपका एनटीटी का और प्री प्राइमरी एग्जाम का, तो इसको हम इसी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको हर टॉपिक की जानकारी हो, हर आपको एमसीक्यू जो अपने क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को आपने हल करना है, आपको उसकी जानकारी हो। मीन्स जो भी यह 45 मार्क्स का यह पोर्शन है, इसमें आप कोशिश करो कि भाई आपने 45 ही लेकर के जाने हैं। मीन्स अगर इसमें आप आधे नंबर ले जाते हो, तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि भाई आप अपना जो भी ज्वाइनिंग है वहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अपना मीन्स एग्जाम क्रैक करने के पॉइंट तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।